वो चाहता है कि जंग में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। इसराइल जिस हिजबुल्लाह को रोज मार रहा है, ईरान उस पर हमले रोकने के लिए कह रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ये मुद्दा है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव। I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other. पिछले कुछ समय में खबरें ये आ रही है कि दोनों देश के बीच टकराव फिर से बढ़ गया है। वो चाहता है कि जंग में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। पिछले हमले, सैन्य तैयारी, चेतावनी और कूटनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये संघर्ष बार बार क्यों भटकता है। Iran's military blowing up its missiles and killing its leaders. इसके पीछे असली कारण क्या है और क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध में बदल सकता है? The president directed, and I quote, Operation Epic Fury is approved. No aborts. Good luck. Close quote. But the war is also spreading to new countries. अब देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत कई दशकों पहले हुई थी। 1948 and the State of Israel is created, and 2 years later, Iran under Prime Minister Mohammad Mossadegh became the second Muslim nation to recognize Israel after Turkey. However, Iran's 1979 Islamic Revolution transformed previously cordial relations between the two countries into सन 1969 में ईरान ने एक बहुत बड़ी राजनीति और सामाजिक क्रांति हुई, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, Iran's 1979 Islamic Revolution अब देखिए, इस क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में एक नई विचारधारा आई, जिसमें पश्चिमी देशों और खास करके इजराइल का खुलकर विरोध किया। इससे पहले ईरान और इजराइल के संबंध इतने खराब नहीं थे उस टाइम, बल्कि कई मामलों में दोनों देशों के बीच संपर्क और सहयोग भी था। To 1948, when Israel helped train Iranian soldiers, shared farming technology, and even supported infrastructure development. In return, Iran supplied something Israel desperately needed at that time. लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को एक अवैध राज्य मानना शुरू कर दिया और उसे अपना मुख्य दुश्मन घोषित कर दिया। अब यहीं से दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो गई। अगर इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए दो पड़ोसी देश पहले सामान्य संबंध रखते थे, लेकिन अचानक उनमें से एक देश की सरकार बदल जाए और वहाँ दूसरे को अपना सबसे बड़ा खतरा मानने लगे, तो धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है और दुश्मनी बढ़ती जाती है। ठीक ऐसा ही ईरान और इजराइल के बीच हुआ। ठीक है, अब देखिए, इस दुश्मनी का दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है फिलिस्तीन का मुद्दा। ईरान का कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है और वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं, इसलिए ईरान खुद को फिलिस्तीन का समर्थन बताता है। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि वो अपनी अस्तित्व और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसे चारों तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष में गाज़ा और वेस्ट बैंक जैसे इस क्षेत्र में बार बार चर्चा में आते रहते हैं। अब गाज़ा में एक संकट है जहां कहा जाता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है और समय समय पर रॉकेट हमले करता है। अब इजराइल इस संकट को आतंकवादी मानता है, जबकि ईरान इसे प्रतिरोध का प्रतीक बताता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये समझना ज़रूरी है और वो है प्रॉक्सी युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध का मतलब होता है कि दो देश सीधे लड़ने की बजाय अपने समर्थक संगठनों या दूसरे देशों के माध्यम से लड़ते हैं। ठीक है, वो खुद नहीं लड़ते हैं। अब ईरान सीधे इजराइल पर हमला बहुत कम करता है, लेकिन वो कई समूहों को समर्थन देता है, जैसे कि लेबनान में एक्टिव है। देखिए, इस संगठन के पास भी शक्तिशाली हथियार और मिसाइलें हैं और ये इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दो देश शक्तिशाली जो खुद लड़ने से बचते हैं, लेकिन अपने अपने समर्थकों को आगे कर देते हैं ताकि नुकसान कम हो और दबाव बना रहे। अब सवाल आता है कि हाल के समय में तनाव अचानक क्यों बढ़ गया है? इसके पीछे कई घटनाएं हैं। ठीक है,
अब इजराइल को लंबे समय से ये चिंता रही कि ईरान के मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में अपना प्रभाव बढ़ रहा है, खास करके ईरान की सैन्य मजबूतगी और इजराइल के लिए चिंता का कारण है। इजराइल का कहना है कि ईरान का वो हथियार जमा कर रहा है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहा है। इसलिए इजराइल समय समय पर सीरिया हवाई हमले करता है। The Syrian Ministry of Defense, Umayyad Square, Damascus, a place packed with symbolism, the Damascene sword in the foreground. अगर इसे सामान्य भाषा में समझे तो जैसे कोई देश अपने दुश्मन को अपने घर के पास मजबूत होते देखे तो वो पहले ही कदम उठाने की कोशिश करेगा। अब इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तनाव का एक बड़ा कारण है। अब इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये जो क्षेत्र है इसका शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये डर केवल इजराइल का सीमित नहीं है बल्कि कई पश्चिमी देशों की भी इसमें चिंता का विषय है। इसलिए ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए और कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। अब ये अमेरिका की भूमिका भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है जो उसे सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक समर्थन देता है। अब अमेरिका और ईरान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देश के बीच कई मुद्दे पर टकराव हुआ है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति शामिल है। अगर इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है, तो जैसे किसी संघर्ष में एक पक्ष के साथ एक शक्तिशाली देश खड़ा हो जाए तो संतुलन पूरी तरह से बदल जाता है और संघर्ष लंबा और जटिल हो जाता है। अब देखिए, मध्य पूर्व की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण कारक है तेल। Disrupting how the world gets its energy. The impact is being felt thousands of miles away, and no. ये क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, इसलिए यहाँ होने वाला हर संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और भी चीज़ें महंगी होती ही जाती है। आपने कई बार देखा होगा जैसे ही युद्ध की खबर आती है तो बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में उतरते हैं तो ये केवल दो देश तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अमेरिका, क्षेत्रीय देश और सैन्य शक्ति भी इसमें शायद शामिल हो सकती है। अब इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है और पश्चिम स्तर पर संकट पैदा हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों देश एक बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भी भारी नुकसान होगा। इसलिए अक्सर तनाव बढ़ता है, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश की जाती है। अब ये स्थिति एक ऐसे संतुलन की तरह है जहां दोनों पक्ष शक्ति दिखाते हैं लेकिन सीमा पर नहीं करना चाहते हैं। अब अंत में ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष केवल धर्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति, सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक राजनीति की शामिल है। इसलिए तनाव बीच बीच में बढ़ता ही रहता है। अभी 2025 में हुआ था, फिर शांति हो गया, अभी 2026 में फिर शुरू हो गया। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।